हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में हम हैं जो है पशु प्रजनन एनिमल ब्रीडिंग के बारे में पढ़ाई करेंगे कि पशु प्रजनन होता क्या है और ये कैसे होता है, कितने प्रकार से होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो पशु प्रजनन को मैं पहले पढ़ा चुका हूँ कि जीवधारियों में वह कला जिसमें मादा और नर के सहवास से अपने जैसे संतान उत्पत्ति को ही क्या कहा जाता है, पशु प्रजनन कहा जाता है। तो पशु प्रजनन को एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे। जैसे पशु प्रजनन के लिए नर और मादा की आवश्यकता पड़ता है। उसमें नर जन्मांगों का विकास होगा, मादा जन्मांगों का विकास होगा, फिर शुक्राणु का निर्माण होगा, अंडाणु का निर्माण होगा, फिर काम उत्तेजना होगा, ऋतुमयी अवस्था आएगा। तो ये ऋतुमयी अवस्था के बारे में भी मैं बताएं। ऋतुमयी मादा पशु में एक ऐसा अवस्था है, किसी समय ऐसा अवस्था आता है जिस समय काम उत्तेजना उसके बढ़ती है और जो है वह ऋतुमयी अवस्था में आती है। तो 22 से 24 घंटे के बीच में सांड से मिलान कराना आवश्यक होता है। लेकिन ऐसे ऋतुमयी के लिए उपयुक्त समय कहा जाए तो 18 से 22 घंटे के बीच उपयुक्त रहता है। कितना? 18 से 22 घंटे या 24 घंटे के बीच जो है उपयुक्त। अलग अलग पशुओं में अलग अलग ऋतुमय की अवस्था होती है। कोई 24 घंटे का रहता है, कोई 36 घंटे का रहता है, कोई 48 दिन का, आपके 48 घंटे का रहता है। तो ये आपके अलग अलग होता है। उसके बाद ये दोनों का काम उत्तेजना ऋतुमय अवस्था आएगा तो नर मादा का सहवास होगा, मिलान होगा, उसके बाद निषेचन होगा, उसके बाद भ्रूण विकास, उसके बाद लास्ट संतान की उत्पत्ति। ये पूरी प्रजनन की एक प्रोसेस है या कहा जाए प्रक्रिया। अब प्रजनन की कौन कौन सी प्रकार होती है या प्रणाली, प्रजनन की प्रकार या इसको प्रणाली के नाम से, इसको चार्ट के माध्यम से कभी कभी पूछा जाता है। प्रजनन के प्रकार या प्रणाली को चार्ट के माध्यम से समझाइए बोल के, या एक के बारे में पूछा भी जा सकता है। तो प्रजनन दो प्रकार से होता है, यह प्रणाली दो प्रकार से, प्राकृतिक प्रजनन और कृत्रिम प्रजनन। प्राकृतिक प्रजनन और कृत्रिम प्रजनन तो क्या अलग अलग होता है? क्या प्राकृतिक प्रजनन नेचुरली होता है, नर और मादा आपस में क्या है, अपने आप स्वतः ही प्रकृति द्वारा स्वतः ही मिल जाता है, जिससे आपकी संतान उत्पत्ति होती है। कृत्रिम प्रजनन में किसी चुने हुए या अच्छे सांडों को हमको क्या करना पड़ता है, उनको ला करके मिलान कराना पड़ता है, वो कृत्रिम प्रजनन कहलाता है। उसी तो प्राकृतिक प्रजनन तो कुछ नहीं है, लेकिन कृत्रिम प्रजनन को कई भागों में बांटा गया है। जैसे अंतः प्रजनन, कृत्रिम प्रजनन को दो भागों में, अंतः प्रजनन और बाह्य प्रजनन। बाह्य अंतः प्रजनन को सम प्रजनन और अंतर्वंश प्रजनन आपके चार भागों में बांटा गया है। भिन्नसंकरण, संकरण और करोन्नति और प्रसंकरण। दिखाई नहीं दे रहा होगा, सुन लीजिए। बाह्य प्रजनन को भिन्नसंकरण, संकरण, करोन्नति और प्रसंकरण, और अंतः प्रजनन को सम प्रजनन और अंतर्वंश प्रजनन। इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें कृत्रिम प्रजनन को हम जानेंगे। पहले प्राकृतिक प्रजनन तो जान गए, इस प्रकार का प्रजनन पशु अपने यहाँ जाति के विपरीत लिंगी या विपरीत लिंगी के पशु से क्या होता है, नर और मादा क्या होते हैं, मिलान स्वतंत्र रूप से प्रकृति द्वारा स्वतः ही मिल जाते हैं। उसी प्रकार कृत्रिम प्रजनन में प्रजनन के उद्देश्य आधार पशु को चयन करके जो है आपके मिलान किया जाता है। तो कृत्रिम प्रजनन के बारे में जानेंगे, अंतः प्रजनन और बाह्य प्रजनन। अंतः प्रजनन किसे कहा जाता है, ये इनके लाभ हानि या दोष कैसा है, इसके बारे में जानेंगे। अंतः प्रजनन इस प्रकार की प्रजनन में 4 से 5 पीढ़ी तक के संबंधित नर मादाओं का संभोग या क्रॉस कराया जाता है। कहा जाता है वे प्रजनन की वह विधि जिसमें नजदीकी 4 से 5 पीढ़ी के संबंधित, क्या नजदीकी 4 से 5 पीढ़ी से संबंधित नर मादाओं, संबंधित न उस पीढ़ी के जो संबंधित नर मादाओं के बीच में संभोग या सहवास कराया जाता है, वह अंतः प्रजनन कहलाता है। और बाह्य प्रजनन अंतः प्रजनन के द्वारा आपके जो है बाद की जो रहता है उन पीढ़ियों और संबंधित पीढ़ियों से, ये संबंधित है, उनमें अंतः प्रजनन के बाद का संबंधित पीढ़ियों से जो क्रॉस कराया जाता है वो बाह्य पीढ़ी है। तो अंतः प्रजनन को भी दो भागों में बांटा गया है, सम प्रजनन और
अंतर्वंश। तो संप्रजनन किसे कहा जाता है? यह बहुत ही निकट संबंधित नर मादाओं के बीच में परस्पर सहवास कराया जाता है, जैसे माँ बेटे, सगे भाई बहन, पिता पुत्री आदि के बीच में सहवास। तो सगे नजदीकी, मैं बोला हूं अंतःप्रजनन 4 से 5 पीढ़ी, तो उनसे नजदीकी आपके सगे भाई बहन। उसी प्रकार अंतर्वंश, संप्रजनन के अलावा जो प्रजनन 4 से 5 पीढ़ी के संबंधित नर मादाओं के बीच में होता है वह अंतर्वंश प्रजनन कहलाता है। इस विधि में संप्रजनन की अपेक्षाकृत दूर से संबंधित पशुओं के संभोग कराते हैं, बहुधा किसी अच्छे सांड के गुणों को आगे बढ़ाने के लिए। इस जैसे चचेरे भाई चचेरे बहन, पोता आपके दादी दादा पोती आदि। अब इनके लाभ, जो अंतर प्रजनन है इनके कौन कौन या उद्देश्य पहले जानेंगे। अंतर प्रजनन के उद्देश्य कौन कौन से होते हैं? तो इनके उद्देश्य है जनक पशुओं के अच्छे गुणों को जो है उत्तरोत्तर वंश में बनाए रखने के लिए तथा पशुओं के वांछित गुणों को 10वीं अगली पीढ़ी में इस प्रकार प्रजनन को क्या है लाने के लिए अच्छा गुण को लाता है, तब प्रजनन के द्वारा स्थायी किया जा सकता है। स्थायी रूप से लाने के लिए अंतर प्रजनन में किया जाता है। उसी प्रकार से इनके जो है अंतर प्रजनन के प्रभाव, अंतर प्रजनन की दोनों विधियों की तीव्रता की मात्रा भिन्न भिन्न होती है और इस प्रजनन में दोनों पशुओं क्योंकि अंतर्वंश प्रजनन की अपेक्षा निकट संबंधी होते हैं, इसलिए प्रत्येक प्रभाव की मात्रा अधिक होती है। इस प्रभाव के लाभदायक हानिकारक प्रभाव अध्ययन निम्नलिखित उसमें दिया गया है, जिसको तो इसमें निकट की जो है लक्षण है जल्दी आता है, लेकिन इसके साथ साथ रोग वगैरह भी बढ़ता है। तो इनके अंतर प्रजनन के लाभ और हानि को जानेंगे तो इसके जो है प्रभाव को जान जाएंगे। तो लाभ क्या है? पशुओं के गुणों को संतान में बढ़ोतरी होती है, जो माता पिता के गुण है वो संतान में पहुंचता है। पशुओं का चयन करने में सुविधा होती है। पशुओं की समानता में विधि, पशुओं की चयन करने में कैसे सुविधा? एक ही प्रजाति एक ही नस्ल का है तो उसको आसानी से ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती है, सुविधा आसानी से मिल जाती है। पशुओं में समानता, एक समानता दिखाई देती है। अज्ञात गुणों वाले पशु से शुद्ध नस्ल के प्राप्त करने की अच्छी विधि है। अज्ञात जो पशु है उसमें शुद्ध नस्ल प्राप्त करने के लिए इस विधि का प्रयोग। इस विधि में रक्त की केंद्रीकरण होता है, मतलब जेनेटिक आदान प्रदान होता है। पैतृक गुणों में वृद्धि होती है। नई जाति के पशु पैदा नहीं हो पाते हैं। पशु समूह पृथक पृथक परिवारों में बांटा जा सकता है। पशुओं में भिन्नता कम होती है, जैसे माता पिता वैसे गुण, उसको पृथक करने में आसानी रहता है। अंतर प्रजनन की हानियां, इसमें रोग के प्रति सहनशीलता कम होती है। पशुओं की वृद्धि दर घट जाती है। पशुओं के पूर्ण बच्चों की मृत्यु दर में वृद्धि होती है। अवांछनीय पशुओं की संख्या में वृद्धि होती है। ये कुछ उसी प्रकार से अंतर्वंश प्रजनन के लाभ, पशुओं के झुंड में समानता में वृद्धि होती है। अज्ञात पशु की शुद्ध नस्ल की प्राप्ति उत्तम विधि, उसमें अज्ञात वर्ष की शुद्धता नहीं होती, लेकिन इसमें अज्ञात नस्ल की शुद्धता लाना है। अज्ञात पशु दूसरे पशु के और दूसरे पशु मिलाकर तो इस शुद्धता आपके अंतर्वंश पशु में देखा जा सकता है। आगे आपके बाह्य प्रजनन के बारे में भी हम जानेंगे। तो बाह्य प्रजनन होता क्या है? बाह्य प्रजनन इस प्रकार के प्रजनन में ऐसे संबंधित नर और मादा के बीच में सहवास कराया जाता है जिसका आपस में 6 पीढ़ी तक कोई संबंध नहीं। इसमें क्या है? 4 से 5 पीढ़ी से संबंधित और इसमें 6 पीढ़ी असंबंधित पशुओं से क्रॉस कराया जाता है। कोई संबंध नहीं होता। प्रजनन के इस प्रकार का प्रभाव अंतर प्रजनन के ठीक विपरीत होता है, अर्थात नए पशुओं के असमानताओं में वृद्धि होती है। तो अंतर प्रजनन बाह्य प्रजनन के प्रकार को 4 भागों में बताया हूँ: भिन्न, संकरण, संकरण, क्रमोन्नति और प्रसंकरण। लाभ हानि को देखिएगा, मैं पहले इनके अर्थ बता देता हूँ क्या क्या होता है। तो पहले भिन्न संकरण होता क्या है जान लीजिए। बाह्य प्रजनन की इस विधि में एक ही नस्ल के असंबंधित पशु, अर्थात ऐसे पशु की जिसकी पिछली 4 से 6 पीढ़ी के बीच में संबंध हो, उसके बीच संकरण कराया जाता है, उसको भिन्न संकरण कहा जाता है। क्या? 4 से 5 पीढ़ी असंबंधित
न भिन्न बाह्य संकरण में कराया जाता है असंबंधित पशुओं में, वह आपके भिन्न संकरण। अब आता है संकरण क्रॉस। तो इसमें संकरण में विभिन्न नस्ल के शुद्ध पशुओं, ध्यान से सुनेंगे, संकरण बहुत इसके बारे में पूछा जाता है। विभिन्न नस्ल के अलग अलग ना, विभिन्न नस्ल के शुद्ध पशुओं के नर व मादा को संतान उत्पत्ति के लिए पारस्परिक सहवास कराना ही संकरण कहलाता है। दो शुद्ध नस्ल के पशुओं को क्रॉस कराना ही क्या कहलाता है? हाँ, तो हम कहा है कि संकरण में दो शुद्ध नस्लों के पशुओं को आपस में क्रॉस कराने को क्या कहा जाता है? संकरण कहा जाता है, या विभिन्न दो शुद्ध नस्लों को मिलान कराना। उसी प्रकार से तीसरा आपके क्रमोन्नति। तो क्रमोन्नति का मतलब होता है विभिन्न जो है बाह्य प्रजनन की इस विधि में उत्तम नस्ल के चुने हुए सांड के द्वारा अशुद्ध या देसी नस्ल के गायों के साथ मिलान कराना। इस प्रकार के जो संतान पैदा होते हैं उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी उसी नस्ल के साथ मिलान कराते हैं, सांड से मिलान कराते हैं, जिससे 6 से 7 पीढ़ी में अशुद्ध नस्ल शुद्ध नस्ल में परिवर्तित हो जाता है। तो इसमें क्या आपके चुने हुए उत्तम नस्ल के सांड से देसी नस्ल या अशुद्ध नस्ल से क्या है 6 से 7 पीढ़ी तक मिलान किया जाता है, जिसमें शुद्ध नस्ल के जो सांड से मिलाए रहते हैं उसी प्रकार से उसमें संतान में गुण आ जाएगा, ये गुण धर्म आ जाएगा। ये शुद्ध नस्ल होते हैं। जैसे आपकी देसी नस्ल की गाय को शुद्ध साहीवाल नस्ल के सांड से मिलान कराएंगे 6 से 7 पीढ़ी तक उनके होने वाले संतान को, तो ये 7वां पीढ़ी जो है उसका उन्नत नस्ल शुद्ध साहीवाल बन जाएगा। उसी प्रकार से प्रसंकरण। प्रसंकरण का अर्थ होता है विभिन्न जाति या प्रजाति के दो पशुओं को मिलान कराने से जो संतान उत्पत्ति होती है वह प्रसंकरण कहलाता है। प्रसंकरण बाह्य प्रजनन की उन्नत दर्जे का प्रजनन होता है, जो इसमें नई जाति का विकास होता है। प्रसंकरण में दो विविध जाति या प्रजातियों के बीच में क्रॉस कराने से जो संतान उत्पत्ति होती है उसे प्रसंकरण कहते हैं। जैसे घोड़ी गधी की क्रॉस कराने से खच्चर पैदा होते हैं। क्या? घोड़ी और गधे से क्या होता है? खच्चर। और गधी और घोड़े को मिलान कराने से हिन्नी पैदा होता है। क्या? हिन्नी पैदा होता है। ये दो है उदाहरण जिसके द्वारा आपको क्या है समझाया गया है। तो धन्यवाद। आगे हम दूसरे यूनिट को पढ़ेंगे। थैंक यू।